हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंगू, इसका पैथोजेनेसिस यानी किस तरह से ये हमारी बॉडी में इंटर होता है और कौन कौन सी जगह को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा इसके काजेस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डेंगू फीवर है क्या। डेंगू फीवर इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू the bite of infected Aedes mosquitoes, specifically Aedes aegypti and Aedes albopictus। यानी कि डेंगू फीवर जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं? वो डिजीज़ जो कि वायरस की वजह से लगती हो इंसान को, एंड ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ एडस मॉस्किटो। अब एडस क्या है? एडस जो है ये मॉस्किटोज़ की एक टाइप है जिसमें ये डेंगू वायरस पाया जाता है। जब भी वो मॉस्किटो इंसान को बाइट करता है तो उसकी मदद से ये वायरस ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये एडस मॉस्किटोज़ कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस पिक्चर की तरफ देखें आप, तो यानी इसकी ब्लैक बॉडी होती है और उस पर ये वाइट वाइट स्ट्रिप्स होते हैं। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर हमें से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे मसल और बोन जो है ये शदीद किस्म का पेन इनमें होता है। और डेंगू फीवर जो है ये एनुअली ओवर 100 मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि हर साल 100 मिलियन लोग डेंगू की वजह से इफ़ेक्ट होता है। तो इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीरोटाइप्स: डेंगू वायरस 1, 2, 3 and 4। एन इन्फेक्शन विद वन सीरोटाइप प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ओनली टू दैट स्पेसिफिक टाइप, नॉट द अदर। अब सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि सीरोटाइप किसे कहते हैं। हम सीरोटाइप उस वायरस को कहते हैं जिसकी, अब देखें, अच्छा, अब डेंगू वायरस की 4 टाइप्स हैं ना। अब इस हर डेंगू वायरस यानी इस हर टाइप के, यानी कि 1, 2, 3 and 4 के, जिसका आउटर लेयर होगा वो अलग अलग प्रोटीन से बना होगा। इंटरनली ये सेम, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि आरएनए वायरस हो गई ये, लेकिन जो इनके आउटर लेयर होंगे वो डिफरेंट प्रोटीन्स से बने होते हैं। तो ऐसे वायरस को हम सीरोटाइप कहते हैं। अब ये चारों जो हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके आउटर प्रोटीन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को इनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। अब इसका क्या मतलब है? एन इन्फेक्शन विद वन सीरोटाइप प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यानी कि अगर हमें एक बार डेंगू वायरस 1 हो गया, यानी इन्फेक्ट कर लिया, तो उसके ख़िलाफ़ हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो तो बन जाएंगी, वो अपना काम कर लेंगी। लेकिन जब हमें दूसरा इन्फेक्शन होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डेंगू वायरस 2 हो गया, तो फिर हमारी बॉडी उसको पहचान नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू आउटर लेयर, यानी कि इसका प्रोटीन जो होगा, आउटर लेयर जो होगा वो चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो हमारी एंटीबॉडीज जो पहले से हमारी बॉडी में बनी होगी वो ये सोचेंगी कि ये कोई दूसरी बीमारी है या दूसरा वायरस है, तो उसे पहचान नहीं पाएंगी। जिसकी वजह से इसीलिए जब इंसान को दूसरी बार डेंगू होता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इंसान को बहुत सीवियर किस्म की फीवर वगैरह होता है। फिर इसके बाद आता है इसका पैथोजेनेसिस, यानी कि इंसान की बॉडी में ये किस तरह आता है और किस तरह रिप्लिकेट करता है, कौन कौन सी जगह को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले कि देखते हैं वायरस एंट्री एंड इनिशियल रिप्लिकेशन। The dengue virus is transmitted to human through the bite of infected female Aedes mosquito. Once the mosquito injects the virus-laden saliva into the bloodstream, the virus primarily target the immune cell। यानी कि सबसे पहले जो हमारा पैथोजेनेसिस में इसका फर्स्ट स्टेप होगा, एक इफेक्टेड डेंगू यानी कि एक मॉस्किटोस, एडस मॉस्किटोस आया, उसने बाइट किया, बाइट करके इंजेक्ट कर दिए वायरस लेडन सलाइवा, यानी कि वो सलाइवा जिसमें ये डेंगू वायरस पहले से मौजूद है। अब जैसे ही इसने सलाइवा इंजेक्ट कर लिया हमारी ब्लड स्ट्रीम में, तो वो वायरस जो होगा वो टारगेट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सेल्स। कौन से इम्यून सेल्स में? कौन से? यानी कि फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस एंड लिम्फ नोड्स। मैक्रोफेजेस क्या है? जो कि जर्म्स वगैरह को हमारी बॉडी में
खाते हैं, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो मैक्रोफेजेस उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसको ख़त्म कर दें। यानी इस डेंगू वायरस इसीलिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये जब भी इंटर होता है तो सीधा इम्यून सेल्स को टारगेट करता है, यानी कि मैक्रोफेजेस और लिम्फ नोड्स को टारगेट करता है। फिर अच्छा, तो सेकंड स्टेप इसका आता है सेलुलर इन्वेजन एंड रिप्लिकेशन। सो इसमें क्या होता है, अपॉन एंट्री द वायरस बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल एंड इंटरनलाइज इनसाइड द सेल। द वायरल आरएनए इज रिलीज एंड ट्रांसलेटेड इनटू वायरल प्रोटीन leading to rapid replication. The initial replication occurs steadily, often without immediate symptoms, as the virus awaits early immune dictation. अब इसमें क्या होता है, अब जैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये वायरस एंटर होता है तो ये माइक्रोफेजेस यानी कि इम्यून सेल्स को ये टारगेट करता है, उनको ढूंढता है। जैसे ही इसे इम्यून सेल्स मिलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम डेंगू वायरस का आउटर लेयर जो होता है ये मेड ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि इसके ऊपर ई प्रोटीन होता है इस लेयर के ऊपर। तो ड्यू टू ई प्रोटीन हमारे जो मैक्रोफेजेस या इम्यून सेल्स हैं वो इस वायरस को पहचान नहीं पाते, यानी कि पहली बार होती है, उन्हें ये पता नहीं होता कि ये वायरस है या और कुछ होता है। तो ये उसके साथ बाइंड हो जाता है, ये इम्यून सेल्स के साथ बाइंड हो जाता है लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की तरफ ये हमारे इम्यून सेल्स या मैक्रोफेजेस या और लिम्फोसाइट्स या दूसरे जो मोनोसाइट्स वगैरह है उनके साथ ये अटैच हो जाता है। जैसे ये अटैच होता है तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से ये एंटर हो जाता है मैक्रोफेजेस के अंदर, यानी इम्यून सेल्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये एक, अगर आप इधर देखें, ये एक इम्यून सेल है, ठीक है, और ये एक डेंगू वायरस है। जैसे ही ये एक दूसरे को डेंगू वायरस जो है इम्यून सेल को देखेगा तो ये इसकी तरफ आएगा और ड्यू टू ई प्रोटीन लेयर या इसके आउटर लेयर की वजह से, एंटीजन की वजह से, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो इम्यून सेल्स को तो पता नहीं होगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये वायरस है या और चीज़ है। ये फर्स्ट टाइम कोई तैयार शुदा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होती, फर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, जैसे ही ये एंटर होगा इसके साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से ये अंदर चला जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, वहाँ पर राइबोसोम्स इसको ट्रांसलेट करेंगे और जिसकी वजह से आरएनए जो है इस सेल में अंदर रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही अंदर रिलीज़ होगा उसके बाद हमारे बॉडी को, इम्यून सेल को ट्रिगर होगा कि यार ये तो, इसमें तो कोई गड़बड़ है और ये तो हमारे लिए ख़तरा है। ठीक है, यहाँ पे जब जैसे ये रिलीज़ होगा वायरस तो ये इन्फेक्शन काज कर देगा। ठीक है, फिर हमारा इम्यून सेल्स क्या करेगा, इसके ख़िलाफ़ एक्शन स्टार्ट करेगा और वो क्या करेगा, इसको एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे जो है आरएनए जो वायरस जो है ये हमारी सेल के अंदर रिप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 जैसे ज़्यादा होते जाएंगे और जब ज़्यादा हो जाए तो हमारे इम्यून सेल जो होगा वो उसको ट्रिगर होगा कि यार इसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, वो इसको इस सब आरएनए वायरस जो होगा इसको रिलीज़ कर देगा ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए इसे रिलीज़ कर देगा। अब हमारी इम्यून सेल्स को तो पता चल चुका है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसको देखकर बहुत सारे इम्यून सेल्स और आएंगे इसको किल करने के लिए। जैसे इधर आएंगे तो ये आरएनए वायरस जो होंगे या डेंगू वायरस जो होंगे ये उनको भी इन्फेक्ट कर देगा और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ये वायरस जो है हमारी बॉडी में फैलता जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या आता है, स्प्रेड एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। द न्यूली फॉर्म वायरस पार्टिकल्स आर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू एरिमा। जैसे कि मैंने बताया ये इम्यून सेल के अंदर जो है वो डेंगू वायरस एंटर हुआ, वहाँ पे रिप्लिकेट हुआ, फिर जैसे ही हमारे सेल को पता चला कि इसमें कोई मसला है तो वो इसे बाहर फेंक देता है अपनी बॉडी से, यानी सेल से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस कंडीशन को हम वायरीमिया कहते हैं। जैसे ही इसकी तादाद ज़्यादा होगी तो इसको देखकर और इम्यून सेल्स आएंगे और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ऐसे एंडोथेलियल सेल्स और आएंगे इसको किल करने के लिए। जैसे ही और आएंगे ये उनके साथ भी सेम प्रोसेस करेगा वायरस और यही सेम प्रोसेस चलता जाएगा और हमारे बॉडी में जो है वाइट ब्लड सेल्स की कमी पैदा हो जाएगी। इसके बाद फिर आता है डायरेक्ट सेल डैमेज एंड इम्यून डिसरेगुलेशन। The massive release of pro-inflammatory cytokinase and chemokinase by infected and immune cell lead to cytokine storm, contributing to systematic inflammation and vascular leakage, a hallmark of severe damage. अब
जैसे ही हमारे ब्लड में वायरस की तादाद ज़्यादा होती है तो वो सेल जो इन्फेक्टेड सेल है वो साइटोकिनीज और केमोकाइनीज रिलीज़ करेगा। साइटोकाइनीज क्या है? यानी ये एक प्रोटीन होता है जो मैसेंजर की तरह करता है, यानी कि और जो हमारी बॉडी में और जो इम्यून सेल्स है उनको बुलाता है कि यार यहाँ पे गड़बड़ है, और उनको ये लोकेशन देता है कि यार इस जगह पे ये मसला है या इस जगह पे ये वायरस है, यहाँ पर पहुँचो। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो ये वायरस जो होता है ये रेडी होता है और उन पर हमला कर देता है। न्यू जो इम्यून सेल्स आए होते हैं उन पर हमला कर देता है और उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म और डायरेक्ट सेल इम्यून डिसरेगुलेशन, यानी कि डेंगू में हमारे इम्यून सिस्टम का भी इसके स्प्रेड होने में बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आता है इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट। अब ये क्या है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर। ड्यूरिंग फर्स्ट इन्फेक्शन बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स हेल्प क्लियर द वायरस एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ओनली अगेंस्ट दैट वन सीरोटाइप। इन सेकेंड इन्फेक्शन इंस्टेड ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इट हेल्प द वायरस टू एंटर सेल। अब एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट हम किसे कहते हैं? अब देखें फर्स्ट टाइम अब हमें हो गया डेंगू वायरस वन टाइप 1 हो गया हमें, ठीक है, हमें इन्फेक्ट कर दिया, हमारी बॉडी में यह सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है, लेकिन एट लास्ट हमारी बॉडी ने जो है इसके खिलाफ एंटीजन जनरेट कर दिए, और इस वायरस को हमारी बॉडी से ख़त्म कर दिया। अब जब हम दूसरी बार डेंगू होता है यानी कि टाइप 2 वायरस हम पर अटैक कर देता है, अब 1 साल बाद या 2 साल बाद हमें फिर से डेंगू वायरस हो गया और वो है टाइप 2। जब भी वो टाइप 2 हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी उससे फिर से नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगी। क्यों? जैसे कि मैंने बताया इसका आउटर लेयर जो होता है ये एक सीरो टाइप है, आउटर लेयर जो इसका होता है वो चेंज होता है, तो हमारी बॉडी उसे फिर से नहीं पहचानती और ये फिर से ये सारा प्रोसेस होता है, उसके लिए अलग सी एक एंटीजन बनाना पड़ती है। और ये बहुत जो जब भी हमें टाइप 2 होता है यानी कि दूसरी बार डेंगू होता है तो वो मोस्ट डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी उस वायरस को पहचान ही नहीं पाती, और जब पहचान नहीं पाती तो उसके खिलाफ एंटीजन बना नहीं सकती, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है इसका ये पैथोजेनेसिस है डेंगू फीवर का, जैसे ये जिस तरह हमारी बॉडी में एंटर होती है। इसका एक ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं किस तरह होता है। सबसे पहले डेंगू बाइट होता है, बाइट करने के बाद वायरस आता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, इम्यून सेल्स को वो टारगेट करता है, फिर टारगेट करने के बाद उसके साथ बाइंड होता है ई प्रोटीन्स के ज़रिए, फिर वो जो वायरस है और जो हमारा सेल्स है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए सेल्स के अंदर चला जाता है, सही, अंदर वेसिकल बनाता है, आरएनए रिलीज़ करता है, फिर जो है वापस जो है इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे काज करता है, सेल के अंदर रिप्लिकेट करता है, फिर ये वापस से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है, ठीक है, उसको देखकर साइटोकाइनीज रिलीज़ हो सेल करता है हमारी बॉडी, और उसकी तरफ और माइक्रोफेजेस वगैरह और मोनोसाइट्स वगैरह रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये फैल जाता है। तो ये सारा जो है इसका पैथोजेनेसिस है डेंगू वायरस का। इसके बाद फिर आते इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें डेंगू वायरस में नज़र आते हैं। सबसे पहले आता है हाई फीवर, सीवियर हेडेज, सर में दर्द, इंटेंस मसल जॉइंट एंड बोन पेन, यानी कि जॉइंट मसल और बोन जो है इसमें इंटेंस पेन होता है, इसीलिए हम इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा स्किन रैश, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वॉलन ग्लैंड्स एंड प्रोफाउंड फटीग, ठीक है। और कुछ सीवियर साइंस है, जैसे ही हमें ये साइन नज़र आने चाहिए तो हमें ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है डेंगू वायरस की, यानी कि वो वॉमिट और स्टूल में जो है ब्लड का नज़र आना, ब्रीथिंग एंड एक्सट्रीम रेस्टलेंस, यानी कि सांस सही तरीके से ना आना, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज़ और गम्स से ब्लीडिंग आना, सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग, पेल कोल्ड और क्लेमी स्किन, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ प्रिवेंशन है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसकी जो डेंगू वायरस की वैक्सीन जो है ड्यू टू सीरो टाइप, ये अभी तक इसकी कोई ख़ास किस्म की वैक्सीन नहीं आई, तो इसे हम जनरली मेडिकेशन के थ्रू ही प्रिवेंट करते हैं, और अच्छी डाइट वगैरह के मेडिकेशन के साथ अच्छी डाइट लेते हैं तो इसे हम प्रिवेंट करते हैं। तो कुछ प्रिवेंशन हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट्स, यानी जहाँ पे ये डेंगू मॉस्किटो जो है ये एग ले करता है,
वो जगह हमें ख़त्म करनी चाहिए। अब वो कौन सी जगह है, यानी कि ये पानी के ऊपर जो है मोस्टली खड़ा हुआ पानी जो होता है उसके ऊपर एक ले करता है ये डेंगू वायरस। सही है, सच एज ओल्ड टायर्स, फ्लावर पॉट्स एंड वाटर स्टोरेज कंटेनर्स। ऐसी जगह हमें दिखाई दे तो इसे हम तुरंत उस पानी को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये डेंगू का काज बन सकता है। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्शन के ज़रिए हम डेंगू को रोक सकते हैं। वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथिंग, इंश्योर विंडोज़ एंड डोर्स हैव स्क्रीन, और यूज़ मॉस्किटोज़ नेट, यानी कि मॉस्किटोज़ नेट या पूरे फुल स्लीव क्लोथिंग हमें करनी चाहिए ताकि डेंगू को प्रिवेंट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट। थैंक यू।